हेलो फ्रेंड्स, द टाइम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम सीखेंगे गणित की तीसरी संक्रिया गुणा और उसके प्रमुख गुणधर्म, उनके कुछ नियम। आओ शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि बच्चों हम जान चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और इस क्लास में हम पूर्ण संख्याओं पर ही आधारित हम गुणा के प्रगुण को पढ़ेंगे। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि मेरी पहली हेडिंग ही है जिसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, पूर्ण संख्याओं का गुणा का प्रगुण क्या है। केवल हम पूर्ण संख्या, आप लोगों को मैं बार बार ये जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में हम केवल पूर्ण संख्याओं का गुणा का प्रगुण पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, अनगिनत होती हैं। मतलब गिनती की संख्या में हम जब शून्य जोड़ लेते हैं, शून्य को मिला लेते हैं, तो हम बन जाती है वो हमारी पूर्ण संख्या। शून्य, एक, दो, तीन, चार, इसी तरह अनंत पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या समझ गए। अब हमें समझना है गुणा क्या होता है। तो गुणा एक चिन्ह है गुणे का। गुणा किसी भी एक ही संख्या का बार बार जोड़ने को हम गुणा कहते हैं। गुणा क्या है? किसी भी एक संख्या का बारंबार योग को हम गुणा कहते हैं। जैसे 5 को हमें 5 बार जोड़ना है, तो हम 5 को 5 बार जोड़ें या 5 से 5 में हम गुणा कर देंगे, तो इसका उत्तर जो प्राप्त होगा वो इसके योग से भी वही उत्तर हमें मिलेगा, 25। और यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होगा? 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये जो चिन्ह है, जो इसका पहचान है गुण का, इसका हम प्रगुण पढ़ेंगे, विशेष गुण पढ़ेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम आगे की कक्षाओं में जाएंगे, पूर्ण संख्या से ऊपर की संख्याओं को जानेंगे। क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं तक हम केवल प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही हम पढ़ते हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हैं अधिकतर। लेकिन कक्षा 6 से हमें पूर्ण संख्याओं का कॉन्सेप्ट दिया जाता है और पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के सवाल बनते हैं। फिर इसकी अगली कक्षाओं में हम जाएंगे तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे जैसे इन संख्याओं का, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हम जानेंगे, तो उनके विशेष प्रकार के नियम भी होंगे। और मुख्य रूप से 4 ही संक्रिया होती है, जोड़, घटाव और गुणा और भाग की। लेकिन जो संख्याएं जब बदलती हैं, तो ये जो गुणा है, ये जोड़ है, ये जो घटाव है, इनके जो नियम हैं वो संख्याओं पर आधारित हैं। और जिस तरह से संख्याओं का जो व्यवहार है बदलता है, तो इनका जो चिन्ह जो है, जोड़ने की प्रक्रिया है, जो घटाने की प्रक्रिया है, उनमें विशेष प्रकार का बदलाव हो जाता है। वो देखते हैं कैसे बदलाव होता है। क्रिया है उनमें विशेष प्रकार का बदलाव हो जाता है। वो देखते हैं कैसे बदलाव होता है। प्रगुण है। उन्हीं विशेष बदलावों को हमको समझने के लिए हमें इन संख्याओं के प्रगुणों को समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कक्षा 6 का जो पहला चैप्टर होता है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो है, तो हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे पूर्ण संख्याओं का गुणा का प्रगुण। इससे पहले हमने योग का प्रगुण पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके पहले उसको समझ लें, उसको देख लें। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूर्ण संख्याओं का गुणा का प्रगुण। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। पहला है संवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरे नंबर पे है साहचर्य प्रगुण, चौथे नंबर पे है शून्य का प्रगुण। शून्य का प्रगुण हम पढ़ेंगे, गुणे का शून्य का प्रगुण पढ़ेंगे। 5वें नंबर पे है वितरण प्रगुण। वितरण में भी 2 प्रकार के वितरण है, योग का वितरण प्रगुण और घटाव का वितरण प्रगुण। और 6वें नंबर पर पढ़ेंगे सबसे अंत में हम तत्समक प्रगुण। इस पूरे क्लास को देखने के बाद आप पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो गुणे का प्रगुण है पूरी तरह से समझ लेंगे। तो ये मुख्य रूप से है ये प्रगुण। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि संवरक प्रगुण कैसे लागू होता है, ये होता क्या है और इसके नियम क्या कहते हैं। अब आपके सामने है गुणे का संवरक प्रगुण जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। हर समय हमें ये बात ध्यान देनी है कि ये किस पे आधारित है। तो ये पूर्ण संख्याओं पर आधारित ये प्रगुण है। इस प्रगुण में ये प्रगुण कहता है कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का जो गुणा होता है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जो उसका उत्तर आता है, जो उसका आंसर आता है, जो उसका परिणाम आता है, वो एक पूर्ण संख्या आती है। देखते हैं, हम कोई भी उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। हमने एक पूर्ण संख्या ले ली 3 और दूसरी पूर्ण संख्या ले ली 5।
और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई जब गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। तो हम देख रहे हैं इस केस में 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो 15 उत्तर प्राप्त हो रहा है, 15 जो उत्तर आ रहा है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं शून्य से शुरू होती हैं और जहां तक हम गिनते चले जाएंगे, जहां तक हमारी गिनती होगी वहां तक चलती रहती है, मतलब अनंत तक। तो क्या इसके बीच में ये 15 आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो यही कहता है ये प्रगुण कि दो अंकों का जब हम पूर्ण संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो भी एक पूर्ण संख्या आती है। अगला देखते हैं 3 गुणे 2 6। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 और 2 दोनों पूर्ण संख्या है और 6 भी हमारी पूर्ण संख्या है। इसमें कुछ विशेष चीजें नहीं हैं। विशेष चीज यही है कि हमें ये बात याद रखनी है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ हमें आसान लग रहा है, लेकिन जब हम पूर्ण संख्याओं से आगे हम बढ़ेंगे, जैसा कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ कुछ और होगा। वहाँ हम ध्यान देंगे तो आंसर ये नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले वहाँ जानना पड़ेगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है और फिर हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ हम समझते हैं, केवल इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये बात यहाँ सीख लेते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग जो गुणनफल होता है वो हर समय एक पूर्ण संख्या होती है। देख रहे हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अपने भी मन से आप 10-20 उदाहरण लेकर देख लीजिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 15, 705 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरह से आप बहुत से इस तरह के प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या एक पूर्ण संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देखेंगे कि हर समय दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस तरह से ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, इसको समझ गए हम। अब आगे हम समझते हैं दूसरे नंबर पर क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा प्रगुण? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है आपस में अदला बदली। अगर हम दो संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 लिया और 7 लिया, 7 लिया। ये दो संख्याएं हैं, दो अंक हैं हमारे सामने, दो अंक हैं। पहले हमने 5 लिया है, फिर 7 लिया है, और इसके बीच हमने क्या किया है? गुणा कर दिया। हमने 5 लिया फिर 7 लिया, इसके बीच हमने गुणा किया तो हमारा क्या उत्तर आया? 35, मतलब 35। 5 7 35। फिर क्रम विनिमय इसका उल्टा कर देते हैं। 7 को पहले क्रम में रखते हैं और फिर 5 को रखते हैं। क्रम को मैंने क्या कर दिया? बदल दिया है। ये प्रगुण कहता है कि अगर दो पूर्ण संख्याएं हमारे पास हैं और उनका अगर क्रम बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई? पूर्ण संख्याओं के उसके परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखते हैं कि अगर उनका क्रम बदल दिया जाए तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7 में 5 से गुणा करने पर तो भी हमें जो परिणाम मिल रहा है वो 35 मिल रहा है, और 5 से 7 में गुणा करने पर भी हमें परिणाम क्या मिल रहा है? 35 मिल रहा है, 35 मिल रहा है। दोनों बराबर है, कोई परिणाम में अंतर नहीं है। इस तरह से हम कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम छोटे उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि गुणा करने में आसानी हो। आप बड़े उदाहरण भी लेकर देख सकते हैं, आप बड़े कितने ही अंक के उदाहरण लेकर देख सकते हैं। क्योंकि छोटे में जब वो लागू होगा, छोटे अंक में वो लागू होगा तो वो बड़े अंकों में भी लागू होगा। आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा 3 अंकों का मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 320 मल्टीप्लाई बाई 115, और फिर आप इसको चेंज कर दीजिए 115 मल्टीप्लाई बाई 320। तो आप देखिए
कि क्या इसके जो परिणाम आ रहे हैं क्या बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो इस वीडियो को स्टॉप करके और कमेंट में अपना आंसर जरूर टाइप करें। अगला, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल का अगर क्रम बदल दिया जाए, दो पूर्ण संख्या अगर हमारे पास हैं और उनका क्रम बदल दिया जाए तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उससे हमारे गुणा के परिणाम पे जो उसका उत्तर आने वाला है उस पर कोई, उसके परिणाम पे, उसके फल पे, उसके गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या ऐसा घटाने में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्रम वहां ज्यों ही हम बदलेंगे, देख लीजिए आप, उदाहरण के तौर पे 5 में से हमने 3 घटाया, उत्तर क्या आया? 2 आया। और हम क्रम बदल दिए, 3 में से 5 घटाए, क्या हमारा कोई परिणाम मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। और परिणाम मिलेगा तो क्या वो परिणाम एक पूर्ण संख्या होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो घटाव में ये नियम नहीं लगता है, ये हमें जानना है, ये हमें समझना है। और जब इस चीज को हम समझ लेंगे तो जो हमारा कैलकुलेशन है, जो किन्हीं कारणों से हम उसको याद करते हैं, रटते हैं कि अच्छा इसमें इसने गुणा करने से ये होता है, चाहे बदलने से ये होता है, तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हम समझ लेंगे इस बात को कि जो गुणा का क्रम विनिमय नियम है ये कहता ही है कि दो पूर्ण संख्याओं, अगर दो पूर्ण संख्या हैं उनका अगर क्रम बदल दिया जाएगा तो उसके क्रम बदलने से उसके गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि हम उदाहरण में देख चुके हैं। अगला जो प्रगुण है वो है साहचर्य प्रगुण। ये प्रगुण यह कहता है कि अगर आपके पास 3 पूर्ण संख्याएं हैं, कहीं पे 3 पूर्ण संख्याएं लीजिएगा, मान लीजिए 2, 3 और 4, ये 3 पूर्ण संख्या है, क्रमागत है, क्रम से हैं 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या है, क्रमागत नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए कोई मैंने दूसरा ले लिया उदाहरण 1, 3, 7। पहले उदाहरण में देखते हैं कि हमने आपके सामने 3 पूर्ण संख्याएं ले ली हैं और इनमें एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 2 तरह के संबंध बना सकते हैं, या तो हम तीनों को एक साथ गुणा करें, या तो हम 2 को एक बॉक्स में बनाकर 1 कर लें और फिर तीसरे से गुणा करें। कहने का मतलब हम 2 से पहले 3 में गुणा कर लें और फिर जो परिणाम आए उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये गुणा का प्रगुण पढ़ रहे हैं ना। किस चीज का पढ़ रहे हैं? गुणा का सहचर्य प्रगुण को पढ़ रहे हैं। किस चीज का पढ़ रहे हैं? गुणा का सहचर्य प्रगुण पढ़ रहे हैं। तो हमें इन तीनों संख्याओं का अगर मुझे गुणनफल प्राप्त करना है तो या तो हमें 2 से 3 में पहले गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 में गुणा करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका हो सकता है कि 2 पहले 3 और 4 का गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हम फिर किससे गुणा करेंगे? 2 से प्राप्त करेंगे। यही 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम इधर के 2 अंकों का गुणा करके फिर इससे गुणा करें, या इधर के 2 अंकों का गुणा करके हम इसमें गुणा करें, क्योंकि तीनों का गुणा एक ही साथ तो हो नहीं सकता। किन्हीं तो 2 का, तो सहचर्य प्रगुण कहता है कि 2 अंकों का, 2 पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसको अगर तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क पड़ता है? और दूसरा अगर लगाते हैं, दूसरी प्रक्रिया लेते हैं, अगर इधर के 2 संख्याओं का गुणा करके अगर इससे गुणा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर आता है? तो हम गुणे में देखेंगे कि 2 में 3 से गुणा करिए तो 6 और 6 में 4 से गुणा किए तो 24 उत्तर आया। हमने सबसे पहले क्या ग्रुप बनाया? जोड़ा बनाया, युग्म बनाया, 2 और 3 का युग्म बनाया। किस चीज का युग्म बनाया? हमने 2 और 3 का युग्म बनाया। किसका युग्म बनाया? 2 और 3 का युग्म हमने बनाया। 2 गुणे 3 गुणे 4। हमने पहले 2 और 3 का युग्म बनाया और दूसरे प्रश्न में हमने 3 और 4 का युग्म बनाया, इस केस में और इस केस में। इसका भी परिणाम क्या होता है? 3 में 4 से गुणा करते हैं 12 और 12 में 2 से गुणा करते हैं 24। इस तरह से हम देखते हैं
कि साहचर्य प्रगुण ये कहता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का युग्म, अगर दो से अधिक पूर्ण संख्याएं हैं हमारे पास, तो उनका हम गुणा कैसे करेंगे? तो हम गुणा ऐसे ही करेंगे, किन्हीं भी दो संख्याओं का हम गुणनफल कर लेंगे, फिर तीसरी संख्या से गुणे करेंगे। अगर ये दो से अधिक संख्याएं हो जाती हैं तो सहचर्य प्रगुण हमें बताता है कि दो से अधिक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। 3 संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, 4 संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, 5 संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। जैसे कि अगला उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, 1 3 7, और मान लीजिए एक और संख्या ले लेते हैं कोई छोटी सी 2, और इसका हम परिणाम निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई किसी का आप युग्म बना लीजिए। आसान करने के लिए हम सबसे पहले 1 3 2 का गुणनफल युग्म बना लेते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 2, इसका युग्म बना लिया। और फिर अंत में हमने किससे गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया। तो इसका गुणनफल होगा 6, इसका फिर 6 से 7 में गुणा करेंगे। इस तरह से हमारा जो परिणाम आने वाला है, जो गुणनफल आने वाला है, 6 7 42, 42, 4 7 जा 42। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले इन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन दो का युग्म बना लें, फिर इन दो का युग्म बना लें। इन दो का युग्म का गुणनफल होगा हमारे पास 3, और इनका गुणनफल होगा 14, और इसका जो हमारा फिर गुणनफल आएगा 42। तो इस परिणाम इस तरह से भी हल करने में 42 आ रहा है, इस तरह से भी हल करने में 42 रहा है। साहचर्य प्रगुण यही कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं, दो से अधिक पूर्णांक संख्या अगर हमारे पास है तो किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का पहले गुणा कर लो, फिर उसके बाद जो बच रहा है फिर उनका युग्म बनाकर फिर उनसे गुणा कर लो। किसी तरह तुम गुणा करोगे तो उसके गुणा में ये प्रगुण जो लागू होता है, इसलिए उसके परिणाम में, उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्या घटाने में ऐसा होता है, क्या भाग में ऐसा होता है? आप लोग खुद सोचिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारे वीडियो पे, इस चैनल पे इसका भी एक वीडियो पड़ेगा। हम सभी चारों संक्रियाओं का, इन सभी प्रगुणों को विशेष तौर से कवर करने वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रगुण को समझना बहुत जरूरी है। हम जोड़ घटाना गुणा भाग को लगाना जान जाते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन क्यों होता है उसका मुख्य कारण कुछ और नहीं है, ये प्रगुण ही है। ये विशेष प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं विशेष प्रकार के अंकों के लिए। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो नियम है वो पूर्ण संख्या में लागू होगी, जो पूर्ण संख्या का नियम है वह पूर्णांक में लागू होगी, और विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं हमारे पास और उनको पढ़ना है। इसलिए अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, शुरू में है कि कौन सा नियम कहाँ लागू होगा, ये नियम का जो दायरा है, जो सीमा है वो कहाँ तक है, इस जो भी हम रूल बता रहे हैं, इन सभी नियम का जो नियम है, इसका जो दायरा है, जो सीमा है, केवल पूर्ण संख्याओं तक ही आधारित है, पूर्ण संख्याओं से आगे नहीं है, ये केवल पूर्ण संख्याओं तक है। अगला हम सीखते हैं आगे, इसमें हम सीखते हैं चौथे नंबर पे शून्य प्रगुण क्या होता है। गुणा का शून्य प्रगुण, गुणा का शून्य प्रगुण क्या होता है। शून्य, पूर्ण संख्याएं तो शून्य से बनी ही होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य ले लेते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। ये शून्य प्रगुण यह कहता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य का हम गुणा कर देते हैं तो उसका जो गुणनफल आएगा वह शून्य होगा। जैसे यह प्रगुण कहता है, कैसे कहता है, देखिए मान लीजिए 1 है, 1 में हमने शून्य का गुणा किया, हमारे पास परिणाम क्या आएगा, शून्य। हमने 12 लिया, इसमें शून्य का मल्टीपल किया, हमारा परिणाम आया शून्य। हमने कोई भी संख्या लिया, पूर्ण संख्या गुणे शून्य बराबर क्या हो गया, शून्य। तो किसी भी या शून्य से किसी पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल आएगा वह शून्य होता है। ये गुणन का शून्य प्रगुण ये हमको बताता है। अगला प्रगुण, अगले प्रगुण हम देखते हैं वितरण प्रगुण। वितरण, वितरण का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में बांटना। कोई चीज हमारे पास है, जैसे
त्योहारों में हम वितरण करते हैं, मिठाइयों का वितरण करते हैं। स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ वितरण करते हैं मिष्ठान का या किसी प्रकार के चीज का। तो यहाँ हम सीखेंगे कि वितरण प्रगुण, उसी तरह से पूर्ण अंक पूर्ण संख्याओं में गुणा का जो वितरण प्रगुण है, कि गुणा का हम वितरण प्रगुण कैसे यूज करेंगे, गुणा में हम वितरण प्रगुण कैसे यूज करेंगे पूर्ण संख्याओं का। देखते हैं, दो तरीके से वितरण होता है। पहला होता है योग का वितरण, दूसरा होता है घटाव का वितरण। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 गुणा करना है, हमारे पास योग है 3 धन, एक हमारे पास ग्रुप है, एक जगह 8 नहीं लिखा है, 8 गुणे 2 रहेगा, समरक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, योग है 2 धन 5, 3 धन 5 गुणित 2। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 2 गुणे 7 ऋण 4। हमारे पास दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है कि 2 का गुणा करना है 3 धन 5 में करना है। यहाँ गुणा नहीं है, हमें ध्यान देना है, यहाँ गुणा नहीं है। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो गलती कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं साहचर्य प्रगुण, लेकिन ये साहचर्य प्रगुण नहीं। यहाँ विशेष ध्यान देना, ये वितरण प्रगुण यहाँ है, क्योंकि चिन्ह बदला हुआ, यहाँ चिन्ह गुणे का है और इस जो ग्रुप बना है इसके बीच जो चिन्ह लगा है वो किस चीज का है, योग का है, जोड़ का है। किस चीज का है, योग का है। उसी तरह यहाँ जो हमारे पास चिन्ह है ये घटाव का चिन्ह है, ये ऋण का चिन्ह है। यहाँ कैसे इसको गुणा करेंगे कि यहाँ गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें 2 तरीके से गुणा कर सकते हैं। या तो कोष्टक का नियम हम पढ़ेंगे तो कोष्टक के नियम से करेंगे कि कोष्टक को सबसे पहले तोड़ा जाता है और फिर गुणा किया जाता है, या तो वितरण नियम यूज करेंगे। तो वितरण नियम यह कहता है कि जिससे गुणा करना है उससे सभी में वितरण कर दो, उसको सभी में बांट दो। तो कैसे बांटेंगे, 2 को 3 में बांटो। कैसे बांटना है, 2 गुणे 3 हमने बांट दिया, 2 को 3 में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। फिर बीच में क्या दिया है, धन, धन का चिन्ह। फिर 2 को फिर 5 में बांटिए, 2 5 बार बांट दीजिए। अब जो परिणाम आएगा, 2 में 3 से गुणा करने पर 6 और धन, और 5 में 2 से गुणा करने पर 10। हमारा जो गुणनफल आ रहा है 16 आ रहा है। हमारा जो गुणनफल आ रहा है क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इस तरह भी देखते हैं, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वो भी 16 आएगा। लेकिन हमें यहाँ सीखने वाली चीज क्या है कि वितरण कैसे करते हैं। किसी संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या अगर बाहर है और उसका किसी योग की संख्या में वितरण करना है तो वितरण ऐसे ही होता है। पहले 2 को 3 में वितरण किया, ऐसे लिखा, फिर वो जो योग का चिन्ह है वो बीच में आया हमारे पास, ध्यान देना है। और फिर इस 2 का 5 में वितरण करेंगे एक बार फिर, और जो परिणाम आएगा उसको, और फिर इन दोनों के परिणामों का जो योगफल आएगा वही हमारा गुणनफल होगा इसका। ये गुणा की तीसरी ऐसी व्यवस्था हमको मिल सकती है। कहीं भी हम गुणा कर रहे हैं तो इस तरह से भी हमें गुणा करने को कहीं मिल सकता है। दूसरा है घटाव। इसी तरह हम घटाव में देख सकते हैं। तो उसी तरह वितरण करेंगे, 2 का 7 में, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 ऋण 2 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8। इस तरह से इसका जो परिणाम आएगा 14 और 8 का जो घटाव आएगा 6 आएगा। तो हमने देखा कि वितरण कैसे हम लागू कर रहे हैं। हम वितरण कैसे लागू कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 संख्याओं का वितरण न होगा, 2 से अधिक संख्याओं का वितरण है, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई वितरण है 2 धन 3 धन 7, तो वैसे वितरण होगा। सबसे पहले इसको इसके साथ बांटेंगे, 3 को 2 के साथ, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 को 3 के साथ करेंगे, वितरण करेंगे, इसमें वितरित करेंगे, और फिर 3 को एक बार 7 के साथ करेंगे, प्लस 3 इंटू 7। अब यहाँ गुणा का जो है संबरक पर गुण यहाँ लग जाएगा और फिर योग हो जाएगा। 3 दूना के 6 धन
3 गुणे 3 बराबर 9 और 3 गुणे 7 बराबर 21। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 21 और 9 30 और 6 36। इस तरह से जो हमारा परिणाम आएगा इस क्वेश्चन का कि वो क्या आएगा 36। तो आपने समझा वितरण प्रगुण। दो तरह के वितरण प्रगुण है, योग का वितरण प्रगुण, घटाव का वितरण प्रगुण। अंत में हम समझेंगे इस पूरे प्रगुण का, गुणे के प्रगुण का यह सबसे अंतिम प्रगुण है तत्समक प्रगुण। तत्समक का मतलब होता है जिससे उसके परिणाम पे कोई अंतर न हो, जिससे वो कौन सा अंक है, वो कौन सी पूर्ण संख्या है जिससे किसी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर उसके जो गुणनफल आएगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। एक बार फिर से सुनते हैं, उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा देखते हैं। कोई हमने संख्या लिया, मान लीजिए 5 लिया, 5 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो गुणनफल आए वो भी क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो देखेंगे कि 5 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, तो हमारा परिणाम क्या होता है, वही संख्या। तो ये क्या केवल 5 से लागू हो रहा है कि किसी और संख्या पर लागू हो रहा है? तो हम थोड़ा सा कोई और दूसरी संख्या ले, 15 ले लेते हैं। 15 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उत्तर हमारे पास आता है, 15। हम कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं और 1000 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उत्तर हमारे पास क्या आता है, आता है। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं, साथियों हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो गुणे का तत्समक है वो कौन सा अंक है, वो 1 है। तो गुणे का तत्समक 1 होता है जिससे किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता है। 1 का हम गुणा किसी भी संख्या में कर देने से हमारा जो गुणनफल आएगा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से हम पूरे इस वीडियो में गुणा के सभी प्रगुणों को हमने सीखा। संवरक प्रगुण को सीखा, तत्क्रम विनिमय को सीखा, साहचर्य प्रगुण को सीखा, शून्य प्रगुण को सीखा, वितरण प्रगुण को सीखा और अंत में हमने तत्समक प्रगुण को सीखा। इस तरह से अगर आपको ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कोई किसी प्रकार का लाभ हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस चैनल को आप बढ़ाने के लिए जो भी आपके ऊपर सहयोग हो सकता है कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। अगर किसी प्रकार की इसमें त्रुटि हुई है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।